आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल। आत्मवत् सर्वभूतेषु। हेलो नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तक्षशिला में। तो भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की कक्षा जो 10वीं है उसकी भारतीय संस्कृति के अध्याय 6 जिसका नाम है भारतीय शिक्षा, उसको हम आज इस चैप्टर में इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। साथ में एक कॉपी लेकर बैठना या किताब लेकर बैठना, अंडरलाइन कर लेना जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वहां पर। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय शिक्षा की। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, नाम लिखा है यहाँ पे शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और शिक्षा के आगे देखिए दोस्तों, नाम लिखा है भारतीय। तो जब आपसे पूछेगी प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में बताइए, नॉर्मल हम देखते हैं कि कहां से प्रश्न हमारे बन सकता है परीक्षा में। तो पहला प्रश्न यही बन सकता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में बताइए। तो भारतीय शब्द लिखा है तो हमने जो पुराने टेलीविजन है या पुराने जो महाभारत है वहां पर हमने देखा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा कैसी हो सकती है। तो जिन्होंने कभी भी महाभारत रामायण जो नाटक देखे हैं पुराने, जिनमें चाणक्य वाला नाटक, तो उनमें जो भारतीय शिक्षा के बारे में बताया गया है, नॉर्मली भारतीय शिक्षा में वही अंग होते हैं। अब हम टॉपिक वाइज समझेंगे और आपको बताएंगे कि उनमें क्या परिवर्तन आया और किस समय शिक्षा कैसी हुई। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद वैदिक काल में भारतीय शिक्षा की ओर। तो पहला पॉइंट अब मैं यहां पर लिखता हूं, ऋग्वेद वैदिक काल में शिक्षा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद वैदिक काल में भारतीय शिक्षा की ओर। तो ऋग्वेद वैदिक जो काल है दोस्तों, इसमें जो भारतीय शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है दोस्तों ऋग्वेद और वैदिक काल। वैदिक काल इसमें बताता है जिस वैदिक काल क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं वह काल जिसमें सर्वाधिक वेदों की रचना हुई है उसको वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल के आगे लिखा हुआ है ऋग्वेद वैदिक काल। ऋग्वेद क्या है दोस्तों? ऋग्वेद हमारे जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, उन्हीं में से एक है ऋग्वेद। ऋग्वेद को ऋचाओं का वेद भी कहते हैं क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्या लिखी हुई है? ऋचाएं लिखी हुई है। तो इस काल में जो शिक्षा है ना दोस्तों, वो भी वैसी है। ऋग्वेदिक काल में जो ज्ञान है वो दोस्तों मौखिक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, इस काल में जो शिक्षा है उसका जो स्तर है वो कैसा है? तो मौखिक शिक्षा है। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है मौखिक है। शिक्षा का जो यहाँ पर जो शिक्षा देने का जो माध्यम था वो था दोस्तों मौखिक। इस काल के अंदर शिक्षा आपको लिखकर नहीं दी गई थी क्योंकि इस काल के अंदर लिखने का जो विकास हुआ नहीं था, लिखित शैली। इस काल में जो शिक्षा दी जाती है मौखिक। मौखिक मतलब कैसे? अब आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि ऋग्वेद वैदिक काल की शिक्षा को विस्तार से समझाइए। तो इस काल में क्या होता था? मौखिक। मौखिक मतलब अब लिखने का विकास था नहीं। तो जो गुरुजन होते थे वो विद्यालय के अंदर, जो आपने देखा है पुराने में, तो जो विद्यालय कैसे होते थे, ये भी प्रश्न आ सकता है। 1 नंबर का प्रश्न है तो ये आ सकता है कि विद्यालय को ऋग्वेदिक काल में या प्राचीन काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इस काल में विद्यालय को कहते थे गुरुकुल। क्या कहते थे? गुरुकुल। अब गुरुकुल के अंदर जो शिक्षाएं होती थी वो शिक्षाओं का माध्यम था मौखिक। तो क्या होता था कि गुरुकुल के अंदर अब किताबें थी नहीं, तो जो गुरुजन होते थे जिस भी विषय को पढ़ाते थे तो वो गुरुजन सामने बैठे थे, सारे शिष्य सामने बैठे रहते थे और यहाँ पर ऋचाएं होती थी यानी श्लोक। अब गुरुजन क्या करते थे? आगे श्लोक बोलते थे, पीछे शिष्य उन श्लोकों को रट लेते थे। तो यहाँ पर परीक्षा में अगर प्रश्न आए ऋग्वेदिक काल की शिक्षा से रिलेटेड कोई भी 1 नंबर का आएगा तो यही आएगा कि विद्यालय को क्या कहते थे? तो विद्यालय को उस समय कहते थे गुरुकुल। एक और पॉइंट है इसके अंदर, उपनयन संस्कार। ये क्या है? उपनयन संस्कार। अगर इसके अंदर 1 या 2 नंबर का प्रश्न आए तो ये भी आ सकता है। उपनयन संस्कार क्या होता है? तो दोस्तों उपनयन संस्कार के अंदर है कि प्राचीन जो काल है ऋग्वेदिक काल, प्राचीन काल में जो गुरुकुल के अंदर
बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजते थे, तो उस समय माता पिता क्या करते थे कि गुरुजन को ही बच्चों को सौंप देते थे, क्योंकि बच्चे गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल जो होते थे वो गांव से बाहर होते थे, तो उस समय एक संस्कार होता था जिसका नाम है उपनयन संस्कार, जो गुरुजन जो बच्चों को किया जाता था, जिसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो जाते थे और गुरुजन के साथ गुरुकुल में चले जाते थे। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है उपनयन संस्कार किससे रिलेटेड है, तो शिक्षा से रिलेटेड है। और उपनयन संस्कार क्या है, तो अब आप वो भी लिख सकते हो। एक ये हो गया। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता था कि ऋग्वेदिक काल में ऋचा युग का होता था, तो वेद पढ़ाए जाते थे, ज्यादातर वेदों को मुख्य याद कराया जाता। तो वेदों को याद कराने के लिए क्या होता था, यहाँ पर कई वेदांग की रचना की गई, वेदों को आसानी से समझा जा सके, इसलिए वेदांगों की, उपनिषदों की आदि की रचनाएं आदि के माध्यम से इस काल में पढ़ाया जाता था। तो ये ऋग्वेदिक काल हमारा कंप्लीट होता है। इस काल के अंदर जो चरित्र निर्माण था उस पर अधिक बल दिया जाता है, ना कि आज की जैसी शिक्षा है उससे ये बिल्कुल अलग है। अगर आपने प्राचीन काल में कहीं देखा होगा तो आपको समझ आएगा। हम अगला पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगला है मौर्य काल। मौर्यों के काल में शिक्षा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौर्यों के काल में शिक्षा की। पहले आपको समझना चाहिए उस काल में होता क्या था, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि उस काल में शिक्षा कैसी है। ऋग्वेद में प्रश्न आए तो आपको पता चल गया, उस काल की आप तुलना कर सकते हो। इसको आसानी से याद करने के लिए आप महाभारत का कोई गुरुकुल का वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आपने वहां पर देखे तो वैसे ही होता है। अब मौर्य के काल में हम बात करते हैं, तो पहले तो मौर्यों का काल कौन सा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये भारत का सम्राट हुआ जिसने सिकंदर का भी सामना किया था, और नंद वंश को समाप्त करके, धनानंद का जो वंश था उसको समाप्त करके इसने मौर्य वंश की स्थापना की। मगध के सिंहासन पर ये बैठा। इस काल को मौर्यों का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो मौर्यों के काल में जो शिक्षा होगी वो अभी हम आपको बताएंगे कैसी होगी, किस माध्यम से होगी। तो चंद्रगुप्त से लेकर सम्राट अशोक तक की जो शिक्षा थी, सम्राट अशोक, यहाँ तक भारत की जो राजनीतिक सत्ता है इसमें जो प्रभुत्व था वो इनका था, मौर्यों का। अब देखो, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा के अंदर शिक्षा होगी। अब क्या था, चंद्रगुप्त थोड़ा जैन मत को मानने वाला था। चंद्रगुप्त थोड़ा जैन धर्म की ओर झुकाव ज्यादा था चंद्रगुप्त का। इसलिए क्या होता था कि यहाँ की जो शिक्षा थी ना वो जैनियों से रिलेटेड ज्यादा थी। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि मौर्य काल में शिक्षा कैसी थी, तो मौर्य काल में शिक्षा वैसी, शिक्षा व्यवस्था तो उसी प्रकार की थी, गुरुकुल में थी। अब इस काल में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। अब आप देखेंगे चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक ये सब क्या करते थे, तो युद्ध करते थे। तो इस काल में जो शिक्षा थी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ कि प्राचीन काल ऋग्वेदिक काल में तो अधिक बल इस पर चरित्र पर था। इस काल की शिक्षा में युद्ध लड़ना भी सिखाया जाता था। इस काल की शिक्षा में क्योंकि युद्ध अधिक होते थे, युद्ध लड़ना, तीर चलाना, तलवार चलाना आदि चीजों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा और भी कई प्रकार की चीजें हैं, जैसे कोई व्यावसायिक शिक्षा भी इस काल में देना शुरू कर दिया गया था। व्यावसायिक जो शिक्षा होती है दोस्तों, उसका प्रारंभ इस काल में हो गया था, ऋग्वेदिक काल के बाद में। इस काल में आपको व्यवसाय से रिलेटेड शिक्षा भी दी जाती थी। जैसे कोई काम है तो वो काम सीखना, उसके नीचे रहकर ये काम इस काल में होना शुरू हो गया था। और एक प्रश्न आता है कि भाई जो इस समय विद्यालयों का संचालन, जो गुरुकुलों के संचालन तो प्राचीन काल में गुरुजन करते थे। एक प्रश्न यहाँ पर बार बार आता है कि मौर्य काल में, गुप्त काल में भी आ सकता है, ऋग्वेदिक काल में भी आ सकता है, आधुनिक काल में, के जो वहां पर जो संस्थाएं थी, जो गुरुकुल थे, उनका संचालन कौन करता था। तो ये आ सकता है कि संचालन यानी चलाने वाला। तो प्राचीन काल में मुख्य देखो, किसी भी संस्था को, किसी भी विद्यालय को या किसी भी वस्तु को चलाने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। धन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप कोई भी संस्था चलाओ तो धन चाहिए। अब प्रश्न आया, ये हर टॉपिक में ये प्रश्न आया है, गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, ऋग्वेदिक काल हो, चाहे जो मुगलों का मुगल सत्ता का काल था, वहां पर एक प्रश्न आया है कि ये आपको मैं अभी टॉपिक में समझा देता हूं ताकि आप वीडियो छोड़ के जाओ, उससे पहले ये आपको पॉइंट क्लियर होते हैं कि संचालन कौन करता था इन कालों में, जो गुरुकुलों का, विद्यालयों का।
तो संचालक संचालक कौन होता था? तो देखिए सीधा सीधा आपको बताता हूँ, संचालन करने के लिए क्या चाहिए? धन। धन किसके पास होता है? जो अमीर होता है। अमीर कौन होता है किसी भी राज्य में या किसी भी काल में? तो किसी भी राज्य में जो अमीर होता है वो होता है राजा। कौन होता है? राजा या उसके मंत्री। उससे अमीर तो कोई होता नहीं है, तो एक तो होता है राजा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जैनियों के काल में जो संचालन करता था गुरुकुलों में, विद्यालयों में, वो संचालन कौन करता था? आधुनिक काल मुगल काल में भी है कि मुगलों के काल में जो मदरसे थे या मतबे थे उनका संचालन कौन करता था? तो उनके संचालन आपको, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको वीडियो देखने के बाद आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि राजा व उसके मंत्री। संचालन कौन होते थे? राजा व उसके मंत्री व प्रबुद्धजन। और कौन होते थे? प्रबुद्धजन। प्रबुद्धजन क्या होता है? जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको शुद्ध हिंदी में थोड़ी प्राचीन भाषा थी तो उनको प्रबुद्धजन भी कहते हैं। यानी जो गांव के कुछ अमीर लोग थे वो मिलकर करते थे। और ये जैनों के काल में जैसी शिक्षा देना, उनमें जो बाणी होते हैं वो दान करते हैं। तो बाणी ने ये चलाया था कि राजा के बाद में ये भी दान करने लगे, तो जैन शिक्षा का भारत में क्या होने लगा? प्रसार होने लगे। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं हटा देता हूँ, अगर नहीं लिया तो आप एक बार में ले सकते हो।